जरा कल्पना कीजिए, धूप से नहाए हुए अबू धाबी की मस्दर सिटी के शानदार और शांत हॉल्स की। वहां एक अलग ही तरह की हलचल है। दुनिया भर के दिग्गज नेता एक छत के नीचे जमा हैं, और वो भी एक बहुत ही गंभीर और अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आज के इस डीप एनालिसिस में हम इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी IRENA की 16वीं असेंबली को बिल्कुल करीब से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर चलते हैं। बात है 16 जनवरी 2026 की। ठीक इसी दिन ये विषय पूरी दुनिया की हेडलाइंस में छा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ। उसके बाद ग्लोबल जॉब्स रिपोर्ट, भारत का विजन और फ्लैगशिप स्कीम्स, गुजरात की रिन्यूएबल पॉलिसी से 16वीं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी असेंबली और इसके सुर्खियों में होने की असली वजह। अब इस असेंबली से जो बातें निकलकर सामने आईं वो काफ़ी स्ट्रांग है। वहाँ एक बहुत ही सख्त संदेश दिया गया कि देखिए, क्लीन एनर्जी की तरफ जो बदलाव हो रहा है ना, वो अब रिवर्स नहीं हो सकता। जो देश इसमें अर्ली मूवर बनेंगे, यानी जो पहले कदम उठाएंगे, सारा फायदा उन्हीं को मिलने वाला है। इसके साथ ही 2023 से 2027 के लिए एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी भी अपनाई गई और COP28 के UAE कंसेंसस पर नज़र रखने का जिम्मा भी उठाया गया। चलिए अब रुख करते हैं कुछ हार्ड फैक्ट्स की तरफ। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी दुनिया का इकलौता ऐसा अंतर सरकारी संगठन है जो पूरी तरह से और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ही डेडिकेटेड है। इसका कोर काम है दुनिया भर के देशों को इस क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में मदद करना, चाहे वो तकनीक के स्तर पर हो या पॉलिसी बनाने में। कुछ और ज़रूरी डिटेल्स नोट कर लीजिए। इस संस्था की स्थापना 2009 में हुई थी और 2010 में इसके नियम लागू हुए। इसका हेडक्वार्टर वही है जहां ये मीटिंग हुई, अबू धाबी की मस्दर सिटी में। अभी 170 से भी ज्यादा देश और यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर हैं। और हाँ, भारत इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, जो कि हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। इसका एक बड़ा लक्ष्य है दुनिया की रिन्यूएबल कैपेसिटी को 3 गुना तक बढ़ाना। आइए अब इस पूरे चर्चा के मैक्रो लेवल से निकलकर इसके इंसानी पहलू की तरफ चलते हैं। बात करते हैं ग्लोबल रिन्यूएबल जॉब्स रिपोर्ट की। इस नंबर को देखिए, 16.6 मिलियन यानी 1,66,00,000। 2024 तक पूरी दुनिया में इतने लोग रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। है ना कमाल की बात। हालांकि रिपोर्ट एक और बात बताती है, ऑटोमेशन यानी मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से नौकरियों की जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी धीमी होकर 2.3% पर आ गई है। और इस पूरे गेम में चीन का पलड़ा सबसे भारी है, जिसके पास 7.3 मिलियन जॉब्स हैं। तो फिर इस रेस में भारत कहाँ खड़ा है? जवाब है 1.3 मिलियन यानी 13 लाख नौकरियों के साथ। अगर हम इसे ग्लोबल स्केल पर देखें तो पूरी दुनिया के कुल रिन्यूएबल एनर्जी रोजगार का 7.7% हिस्सा हमारे पास है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। विंड एनर्जी और लिक्विड बायोफ्यूल्स में हम चौथे नंबर पर हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जो सोलर मॉड्यूल बनते हैं ना, उसमें हमारी हिस्सेदारी अब 4.8% हो गई है। ये सब इस बात का सबूत है कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम अपनी चर्चा को सीधा भारत के नजरिए पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि हमारा विजन क्या है और हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स कैसे काम कर रही हैं। पेरिस समझौते के तहत जो टारगेट्स रखे गए थे, हमने 2025 में ही अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% हिस्सा गैर जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर लिया है। मतलब अपना टारगेट पूरे 5 साल पहले ही अचीव कर लिया। अब अगला माइलस्टोन है 2030 तक 500 गीगावाट और फिर 2070 तक पूरी तरह से नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य। और देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। ये एक तरह का जन आंदोलन बन गया है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने लगभग 25 लाख घरों को फायदा पहुंचाया है और 2027 तक 1 करोड़ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य है। वहीं PM कुसुम योजना ने तो 21 लाख से ज्यादा किसानों को डीजल पंप से हटाकर सीधा सोलर पंप से जोड़ दिया है। कि ये नेशनल विजन राज्य के स्तर पर कैसे लागू हो रहा है। बात करते हैं गुजरात रिन्यूएबल पॉलिसी 2025 की। गुजरात का विजन बहुत ही अग्रेसिव है। उनका टारगेट है 2030 तक 100 गीगावाट और 2035 तक 150 गीगावाट उत्पादन हासिल करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जितने भी सोलर PV मॉड्यूल बनते हैं, उसका 42% तो अकेले गुजरात में ही बन रहा है। तमिलनाडु 11% के साथ काफी पीछे है, जिसे हम कह रहे हैं द न्यू एनर्जी पैराडाइम, यानी ऊर्जा का एक बिल्कुल नया नजरिया।
एक समय था जब एनर्जी ट्रांजिशन का बस एक ही मतलब होता था कि भाई क्लाइमेट चेंज के रूल्स को फॉलो करना है। लेकिन अब 2026 के इस नए दौर में इसका मतलब पूरी तरह बदल चुका है। अब ऊर्जा संक्रमण का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा, ग्लोबल स्टेबिलिटी और इंडस्ट्रियल पावर। आज दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही है ना, वो पूरी की पूरी सप्लाई चेन्स को पलट कर रख दे रही है। इस नए माहौल में क्लीन एनर्जी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रह गई है, ये एक देश की रक्षा और सुरक्षा का एक बहुत ही क्रिटिकल एसेट बन चुकी है। जो देश अपनी एनर्जी खुद नहीं बना सकता, वो कभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकता। इस पूरे सिनेरियो को इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल फ्रांसिस्को लाकैमरा ने बहुत ही शानदार तरीके से समेटा है। उन्होंने कहा, तेजी से आगे बढ़ने वाले देश उन देशों पर स्थायी बढ़त हासिल करेंगे जो हिचकिचाते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वार्निंग है। जो देश सोचने में वक्त बर्बाद करेगा, वो हमेशा के लिए पीछे रह जाएगा। और अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगर ऊर्जा का ये बदलाव अब सिर्फ क्लाइमेट के बारे में नहीं है, अगर ये दुनिया की सुरक्षा का नया ढांचा बन चुका है, तो हमेशा के लिए पीछे छूट जाने से बचने के लिए किसी भी देश को कितनी तेजी से खुद को बदलना होगा। सोचिएगा जरूर। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।